हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियां और उसके बाद भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ले रहे हैं सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियां। निर्माण की विधियां कहें या विरचन की विधियां कहें, सेम थिंग है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में विरचन की विधियां लिखा हुआ है, इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियों में नंबर 1 हम ले रहे हैं एल्कोहल व एल्डिहाइड से। एल्कोहल व एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। यहां पर ऑक्सीकारक के रूप में हम काम में ले सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, या इसकी जगह हम क्रोमिक अम्ल भी काम में ले सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं 1 डिग्री एल्कोहल की, तो RCH2OH। ऑक्सीकारक का काम है नवजात ऑक्सीजन देना। जैसे हम यहां पर काम में ले रहे हैं K2Cr2O7, साथ में हीट दे रहे हैं। देखो, एंड प्रोडक्ट के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड ही प्राप्त होगा, लेकिन समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, यहां की हाइड्रोजन और यहां की हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन, माइनस क्या हो जाएगा H2O, बचेगा RC, यहां की हाइड्रोजन गई, दो में से एक बचेगी CH और ये एक O, तो ये हो गया RCHO, क्या बन गया एल्डिहाइड। मैं फिर बता रहा हूं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, इसका आगे ऑक्सीकरण होगा तो इससे एक ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगी, बन जाएगा RCOOH। अपना यहाँ टारगेट ये है निर्माण की विधियों में, हमें बनाना ये है, इसी का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अपने क्या बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। बुक में सीधा दिया हुआ है एल्कोहल का ऑक्सीकरण करो, क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, लेकिन समझने के लिए पहले ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनेगा, फिर एल्डिहाइड से क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये रिएक्शन हमने एल्कोहल के ऑक्सीकरण में पढ़ी हुई है और फिर एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण में भी हमने ये रिएक्शन पढ़ी है। प्राथमिक एल्कोहल में रिंग चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर ऑक्सीकरण करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब मैं डायरेक्ट बता देता हूं, सेम K2Cr2O7 काम में ले सकते हैं। ये जो CH2OH है ये कन्वर्ट होगा CHO में और आगे क्या आ जाएगा COOH, तो CH3 CH2 8 है, आगे आ जाएगा COOH, क्या बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि हम एल्डिहाइड लें तो एल्डिहाइड का मृदु ऑक्सीकारकों द्वारा ऑक्सीकरण करने पर हमें क्या मिल जाएगा, ये RCHO है, एक ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगी RCOOH, क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्राथमिक एल्कोहल और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। अब बात कर रहे हैं नंबर 2 जो प्रोसेस है वो है एल्किल बेंजीनों के ऑक्सीकरण से। एल्किल बेंजीनों का ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा करवाने पर हमें बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है।
यदि एल्किल समूह प्राथमिक है या द्वितीयक है तो उसके ऑक्सीकरण से हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा, जबकि यदि एल्किल समूह सेकेंडरी है, देखो प्राथमिक एल्किल समूह और द्वितीयक एल्किल समूह के ऑक्सीकरण से हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, जबकि तृतीयक एल्किल समूह अप्रभावित रहता है। तो देखो इसमें भी ऑक्सीकारक हम पोटेशियम परमैंगनेट जो क्षारीय है उसको काम में ले सकते हैं, या पोटेशियम डाइक्रोमेट भी काम में ले सकते हैं। ये बेंजीन है, इससे जुड़ी हुई है CH3 एल्किल बेंजीन, जिसको और किस नाम से जाना जाता है, टोलुइन के नाम से जाना जाता है। इसका हम ऑक्सीकरण कर रहे हैं, ऑक्सीकारक नवजात ऑक्सीजन देगा। जैसे हम काम में लेते हैं क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, तो इसके साथ हम क्षार ले लेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, साथ में इसको हम कर रहे हैं गर्म। अब इंटरमीडिएट के रूप में यहां हमें मिलेगा बेंजोइक अम्ल का पोटेशियम लवण, ये कन्वर्ट हो जाएगा COOK। अगर पोटेशियम की जगह हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा बेंजोइक अम्ल, लेकिन हाइड्रोजन की जगह पोटेशियम है तो ये हो जाएगा बेंजोइक अम्ल का पोटेशियम लवण। अब इसका हम अम्लीय जल अपघटन करवा रहे हैं, तो हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा K की जगह आ जाएगा H, तो रिंग ऑफ बेंजीन COO और H, ये क्या बन गया बेंजोइक। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम प्रोपिल बेंजीन ले लेते हैं, N प्रोपिल बेंजीन। इसका ऑक्सीकरण हम करवाएंगे सारी पोटेशियम परमैंगनेट से, क्योंकि सारी है तो सार ले लेते हैं KOH, साथ दे रहे हैं हीट। ये भी बेंजोइक अम्ल के पोटेशियम लवण में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी यहां आ जाएगा COOK। इसका हम करवा देंगे जल अपघटन, जो पोटेशियम लवण है बेंजोइक एसिड का वो बन जाएगा बेंजोइक एसिड। तो प्राथमिक और द्वितीयक एल्किल बेंजीनों के ऑक्सीकरण से हमें एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अर्थात बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। एल्किल बेंजीनों के अलावा यदि हम, ये एल्किल बेंजीन है, यदि हम एल्किल बेंजीन के अलावा एल्किनो युक्त बेंजीन काम में लें तो उसके ऑक्सीकरण से भी हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है, जहां पर हमने एल्किल ग्रुप लिया है, यदि इसकी जगह हम एल्कीन ग्रुप ले लें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला ग्रुप ले लें, तो भी उसके ऑक्सीकरण से भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। जैसे यदि मैं इसकी जगह काम में ले लूं, एल्किल की जगह एल्कीन काम में ले लूं, इसका नाम है स्टाइरीन, और इसका ऑक्सीकरण करूं तो भी हमें क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड ही प्राप्त होगा। तो नंबर सेकंड जो प्रोसेस है एल्किल बेंजीनों के ऑक्सीकरण से, इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि प्राथमिक और द्वितीयक समूह जो है वो सीधा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक समूह में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। अब नंबर थर्ड जो प्रोसेस है वो हम ले रहे हैं एल्किल नाइट्राइल, या इसको सिर्फ नाइट्राइल ही कर लेते हैं। नाइट्राइल व एमाइड से नाइट्राइलों के अम्ल या क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल अपघटन से हमें एमाइड मिलता है, जो आगे अपघटित होकर हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। इसी प्रकार एमाइड के जल अपघटन से भी हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। नाइट्राइल वो होते हैं जिनमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, C≡N, इसको हम बोलते हैं नाइट्राइल। अब इसका हम यदि अम्लीय या क्षारीय जल अपघटन करें तो क्या होगा, देखो जल में होता है HOH, OH पर माइनस H पर प्लस, बिल्कुल सिंपल आपको समझना है ये, इसको हमने पहले भी पढ़ रखा है।
जब हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी, जब हमने एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन पढ़ी थी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, और उसमें हमने पढ़ा था कार्बोनिल यौगिक हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया करके साइनोहाइड्रीन देते हैं, और वहां पर हमने इस साइनोहाइड्रीन से क्या बनाया था, एमाइड, एमीन और क्या बनाया था, कार्बोक्सिलिक एसिड। वही रिएक्शन है, कार्बन नाइट्रोजन में अधिक विद्युत ऋणी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर जाएगा नेगेटिव, कार्बन पर जाएगा पॉजिटिव। अब जो पॉजिटिव है उससे हम जोड़ देंगे नेगेटिव वाला OH, तो ये आ गया OH। योग हो रहा है, ट्रिपल टूट के जाएगा डबल में, N माइनस है, माइनस से जोड़ देंगे जल का H+। अब यहाँ क्या होगा, एटम शिफ्टिंग होगी, हाइड्रोजन जाएगा नाइट्रोजन के पास, डबल बॉन्ड आ जाएगा इसके पास। तो नेक्स्ट क्या होगा, R C और O के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, NH था, एक हाइड्रोजन जाते हो जाएगा 2। ये हमें क्या मिल गया, एमाइड। अब एमाइड का हम फर्दर जल अपघटन करेंगे, HOH, H+ OH-, बॉन्ड यहां से टूटेगा, N पर माइनस, C पर प्लस, तो ये जो RCO, C पर प्लस है, प्लस से जुड़ेगा माइनस वाला OH, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में हमें क्या मिल गया, NH2 था, इस हाइड्रोजन जुड़ेगी, बन जाएगा NH3। तो नाइट्राइलों के जल अपघटन से हमें एमाइड मिलता है, और एमाइड के आगे जल अपघटन से हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। बोर्ड थोड़ा इरेज कर लेते हैं। हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की नंबर 3 विधि पढ़ रहे थे, नाइट्राइल व एमाइड से। इसमें हमने नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लिया था। अब एमाइड की बात करते हैं। एमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना बहुत इजी है। हम क्या करेंगे, एमाइड का जल अपघटन करेंगे। एमाइड में C डबल बॉन्ड O से जुड़ा होता है NH2, इसको हम क्या नाम देते हैं, एमाइड, जो एक क्रियात्मक समूह है। इस चैप्टर के शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था। अब इसका जब हम जल अपघटन करेंगे तो जल में H+ OH- होता है, इसमें बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, नाइट्रोजन अधिक विद्युत ऋणी माइनस, कार्बन अल्प विद्युत ऋणी प्लस, तो ये एक बन गया RC डबल बॉन्ड O, इस पर जुड़ जाएगा माइनस वाला OH, और NH2 से जुड़ जाएगा प्लस वाला H, ये हो जाएगा NH3। क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। यही बना ना हमें, टारगेट यही आज का। यदि हम एरोमेटिक एमाइड लें तो हमें एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। जैसे ये रिंग ऑफ बेंजीन, इससे जुड़ा हुआ है एमाइड, इसको हम बोलते हैं बेंजेमाइड, बेंजीन का एमाइड, बेंजेमाइड। इसका भी जल अपघटन करेंगे, सेम रिएक्शन होगी, OH पर माइनस, H पर प्लस, बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन के बीच का टूटेगा, नाइट्रोजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस, तो ये अपने बेंजीन, इससे जुड़ जाएगा CO, इससे आके जुड़ जाएगा OH, प्लस क्या हो जाएगा, NH3। ये बेंजीन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, नामकरण में हमने पढ़ा था, इसका क्या नाम है, बेंजोइक। अब आगे की बात करते हैं, प्रोसेस नंबर 4, गुंडा भाई। गुंडा भाई नाम आते ही ग्रिग्नार अभिकर्मक से। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ग्रिग्नार अभिकर्मक कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। इसमें क्या होगा, जैसे हम काम ले रहे हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ग्रिग्नार अभिकर्मक, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन से दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड रहते हैं, इसको मैंने थोड़ा सा अरेंज किया है। अधिक विद्युत ऋणी माइनस, कार्बन पर प्लस, इसका बॉन्ड हमेशा यहां से टूटेगा, Mg पर प्लस, R पर माइनस, बस जोड़ दो। तो ये जो R माइनस वाला है प्लस वाले C से जुड़ेगा, तो R जुड़ गया C से, इससे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन,
ये टूट के हो गया सिंगल, और O माइनस से जुड़ जाएगा प्लस वाला MgX। इजी है, कोई ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है। अब इसका करवा दो जल अपघटन। यहाँ हम लेंगे ड्राई ईथर, क्योंकि हमें पता है कि ग्रिग्नियर अभिकर्मक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए अगर इसको थोड़ा सा भी कोई प्रोटॉन वाला यौगिक मिल गया तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ क्या ले रहे हैं, शुष्क ईथर। अब इसका करवा दो जल अपघटन, H प्लस OH माइनस, बॉन्ड टूटेगा हमेशा यहाँ से। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि ग्रिग्नियर अभिकर्मक कई जगह काम आएगा और आता जा रहा है। इसमें हमेशा बॉन्ड कार्बन मैग्नीशियम के बीच के टूटेगा, और जब ये बीच वाला इंटरमीडिएट बनाएगा तो हमेशा ऑक्सीजन मैग्नीशियम के बीच का टूटेगा। मैग्नीशियम धातु प्लस, ऑक्सीजन माइनस, इससे प्लस वाला H और इससे माइनस वाला OH। ये हो गया R, C डबल बॉन्ड O, इससे आके जुड़ गया O से जुड़ गया H, और प्लस में अपने ये है MgX, इससे आके जुड़ गया OH, बन गया अपने कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये रिएक्शन और ये जो रिएक्शन है ये हमें कुछ और इंपॉर्टेंस बता रही है। इन अभिक्रियाओं की सहायता से हम एल्किल हैलाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं। तो देखो, इन अभिक्रियाओं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सहायता से एल्किल हैलाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाए जा सकते हैं। और तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल में, कार्बोक्सिलिक अम्ल को मैं शॉर्ट में Ca लिख रहा हूं, कार्बन की संख्या एल्किल हैलाइड से एक अधिक होती है। इसीलिए इस अभिक्रिया का उपयोग कार्बन श्रृंखला के अवरोहण, कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब ये कैसे पॉसिबल है इसकी हम बात कर रहे हैं। देखो, यदि मैं एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से करवाऊं तो ये K प्लस और X माइनस हो जाएगा अलग, और क्या बन जाएगा RCN प्लस क्या हो गया KX। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हमने पोटेशियम साइनाइड से करवा दी, क्या बन गया एल्किल साइनाइड या एल्किल नाइट्राइल। और एल्किल नाइट्राइल को इससे पहले हमने कन्वर्ट किया था, पहले इसका जल अपघटन करेंगे, उससे बनेगा एमाइड, और एमाइड से हमें क्या मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी एल्किल हैलाइड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। इसके लिए हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से करवाएंगे, हमें एल्किल साइनाइड बनेगा, और एल्किल साइनाइड के जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब दूसरा, यदि हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से करवाएं तो हमें क्या मिल जाएगा एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, यानी अपने ये क्या हो गया ग्रिग्नियर रिएजेंट। तो एल्किल हैलाइड से एल्किल नाइट्राइल बना सकते हैं, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड यानी ग्रिग्नियर अभिकर्मक बना सकते हैं, और इसको आगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या एल्किल हैलाइड में कार्बन की संख्या से एक अधिक होती है, इसीलिए इसका उपयोग कार्बन श्रृंखला के अवरोहण में भी किया जाता है। ये आप ध्यान रखें। अब हम बात कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड निर्माण की नंबर 5 विधि, और वो है एसिल हैलाइड व एनहाइड्राइड से। एसिल हैलाइड के अम्लीय जल अपघटन से हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, जबकि क्षारीय जल अपघटन से कार्बोक्सिलेट आयन प्राप्त होता है, जिसके अम्ल योजन से यानी प्रोटोनीकरण से हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। एसिल हैलाइड क्या होता है RC डबल बॉन्ड OCl, इसको हम बोलते हैं एसिल हैलाइड। अब इसकी रिएक्शन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला हम कर रहे हैं इसका अम्लीय जल अपघटन, यानी H प्लस लेंगे, जल अपघटन है तो H,
और OH पर माइनस, H पर प्लस। बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, इस पर माइनस जाएगा, इस पर जाएगा प्लस, तो R C डबल बॉन्ड O, इससे आके जुड़ जाएगा माइनस वाला OH, और H से सीधा जुड़ जाएगा Cl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसका हम करवा रहे हैं सारी जल अपघटन। सारी जल अपघटन में हम लेंगे हाइड्रोक्साइड आयन और वाटर। अब जब हम सारी जल अपघटन करवाएंगे तो रिएक्शन ठीक ऐसे ही होगी, लेकिन जो सार है वो इसका भी H ले जाएगा और इसका भी H ले जाएगा, तो बचेगा क्या? R C डबल बॉन्ड O माइनस, और उससे बचेगा Cl माइनस। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल से H प्लस निकलने के बाद बना है, इसीलिए इसका नाम है कार्बोक्सिलेट आयन। अब कार्बोक्सिलेट अम्ल से जब हम प्रोटॉन का योग करवाएंगे, इसका अम्ल योजन करवाएंगे H प्लस, तो हमें क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब हम एनहाइड्राइड की बात करते हैं, तो जैसे मैं ले रहा हूं बेंजोइक एनहाइड्राइड, तो C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5, इसका हम जल अपघटन करवाएंगे, लेंगे H और OH पर प्लस और H पर माइनस। ये जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, इसको हम बोलते हैं एनहाइड्राइड, और इसमें बेंजीन जुड़ा हुआ है, तो बेंजीन का बेंजोइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के लिए ओइक एनहाइड्राइड लगता है, हो गया बेंजोइक एनहाइड्राइड। अब मान लो इसमें बॉन्ड यहां से ब्रेक कर रहे हैं, माइनस सॉरी प्लस, ऑक्सीजन पर माइनस, तो C6H5 आगे हैं COO माइनस से जुड़ जाएगा प्लस का H, और इसके साथ C6H5CO प्लस से जुड़ जाएगा माइनस वाला OH, यानी हमें क्या मिल जाएगा? बेंजोइक अम्ल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C2H5, बेंजोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड। इसका भी जल अपघटन करवाएंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा। मान लो बॉन्ड हम यहां से तोड़े, प्लस माइनस, प्लस से वाटर का OH, माइनस से वाटर का H, तो ये C6H5COO, ये हो गया C6H5COO, इससे जुड़ जाएगा H प्लस C2H5CO, C2H5CO, इससे आ जाएगा OH, तो ये बन गया बेंजोइक एसिड, ये बन गया प्रोपेनोइक एसिड। तो इस प्रकार हम एसिल हैलाइड और एनहाइड्राइड से भी बना सकते हैं। इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे अम्लीय जल अपघटन करवाएं चाहे सारी जल अपघटन करवाएं, एसिल हैलाइड से हमें एंड प्रोडक्ट के रूप में कार्बोक्सिलिक अम्ल ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि हम एनहाइड्राइड का जल अपघटन करवाएंगे तो हमें एंड प्रोडक्ट के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। इसका नाम है बेंजोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड। इसे मिल गया बेंजोइक अम्ल और प्रोपेनोइक अम्ल। बोर्ड थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के निर्माण की विधियों में नंबर 1 हमने ले लिया, सबसे पहले एल्डिहाइड और अल्कोहल से, नंबर 2 एल्किल बेंजीन से, नंबर 3 एल्किल नाइट्राइल व एमाइड से, नंबर 4 हमने ले लिया एसिल हैलाइड और एनहाइड्राइड से, नंबर 5 हम ले रहे हैं निर्माण की जो विधि है और वो है एस्टर से। एस्टर के अम्लीय जल अपघटन से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, जबकि सारी जल अपघटन से हमें कार्बोक्सिलेट आयन प्राप्त होता है, जिसके अम्ल योजन से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो एस्टर में हम ले रहे हैं, इसमें नंबर 1 सिंपल सा एग्जांपल RC डबल बॉन्ड OR, ये एस्टर है और इस एस्टर में CO से जुड़ा हुआ है OR, इसका हम करवा रहे हैं जल अपघटन H प्लस OH माइनस, बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा O पर माइनस R पर प्लस, तो R
C डबल बॉन्ड O माइनस आके जुड़ गया प्लस का H प्लस R प्लस से जुड़ गया माइनस का OH, क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल। एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, इसका हम जल अपघटन करवाएंगे, लेंगे H प्लस और OH माइनस, बॉन्ड यहां से ब्रेक कर देते हैं माइनस प्लस, या मर्जी है तो यहां से भी कर सकते हैं, समझ में आना चाहिए। CH3 C डबल बॉन्ड O से जुड़ जाएगा प्लस का H कार्बोक्सिलिक एसिड, C2H5 से जुड़ जाएगा OH, तो C2H5OH, ये बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल और ये बन गया एथेनॉल। अब यदि हम इसका सारी जल अपघटन करवाएं इसी का, तो क्या होगा? देखो NaOH ले लेते हैं, तो माइनस से जुड़ जाएगा प्लस का Na, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस C2H5O है, इसे जुड़ जाएगा OH। अब यहां पर अगर Na लगाएं तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। Na जैसे ही रिमूव होगा यहां से तो ये बन गया कार्बोक्सिलेट आयन, और इसमें हम क्या कर देंगे? इसका प्रोटोनीकरण, प्रोटोनीकरण करते ही ये बन जाएगा CH3 COOH, यानी क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल। यदि हम चक्रीय एस्टर लें, C डबल बॉन्ड O, चक्रीय एस्टर मतलब यदि हम एरोमेटिक एस्टर लें जैसे इससे जुड़ा हुआ है, तो इसका भी जल अपघटन करवाएंगे तो हमें एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। बॉन्ड टूटेगा यहां से माइनस प्लस, प्लस से OH माइनस से H, तो ये बन जाएगा बेंजोइक अम्ल, इसे जुड़ गया C डबल बॉन्ड OH, बन गया बेंजोइक अम्ल, और C2H5 से जुड़ गया OH, तो बन गया C2H5। तो इस प्रकार हम एस्टर के अम्लीय या क्षारीय जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। अब हम ले रहे हैं आज के वीडियो का सेकंड टॉपिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुण। भौतिक गुणों में नंबर 1 हम ले रहे हैं अवस्था। अवस्था में कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 9 के जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ये अरुचिकर गंधयुक्त द्रव, और जो कार्बन नंबर 9 से उच्चतर सदस्य हैं, यानी 10 से आगे वाले, ये सारे के सारे उच्चतर सदस्य मोम जैसे ठोस है। सेकंड हम ले रहे हैं भौतिक गुणों में, वो है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्केन, एल्किल हैलाइड, ईथर और अल्कोहल, यानी जितने भी अपने 12th केमिस्ट्री में टॉपिक्स है उन सब से अधिक होते हैं। मेंशन कर देता हूं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो बॉइलिंग पॉइंट हैं क्वथनांक, समान अणुभार वाले। अभी तक हमने पढ़े हैं उनमें सबसे ज्यादा एल्कोहल से हैं, तो समान अणुभार वाले, और इनके एल्कोहल से भी अधिक हैं, एल्कोहल से अधिक होते हैं। क्यों? क्योंकि वाष्प परावस्था यानी वेपर स्टेट या नॉन पोलर जो सॉल्वेंट होते हैं, एप्रोटिक
विलायकों में कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजन बंध से जुड़कर द्विलक बना लेते हैं। क्योंकि इनमें डाइमर बनाने की प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए इनके जो क्वथनांक है वो समान अनुभार वाले एल्कोहल से भी अधिक होते हैं। सपोज करो हम एक नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं, ये कार्बोक्सिलिक समूह, यहाँ कोई एल्किल समूह जुड़ा है, ऐसे ही ये दूसरा कार्बोक्सिलिक समूह, क्योंकि हमें हाइड्रोजन बंध बनाना है इसीलिए हमने क्या किया है, डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन के पास दूसरे का लेके आ गए H, और इस तरफ OH के पास ले गए दूसरे वाले का डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन। अब इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन में हाइड्रोजन अल्फा विद्युत ऋणी प्लस, ऑक्सीजन पर माइनस, ऑक्सीजन माइनस कार्बन प्लस, ऐसे ही इस पर प्लस ऑक्सीजन पर माइनस, ये माइनस वाला। तो ये जो ऋणावेशित ऑक्सीजन है धनावेशित हाइड्रोजन की ओर आकर्षित होगा, ठीक यही आकर्षण इसके बीच में लगेगा और क्या बन गया, डाइमर। इसी कारण इनके जो क्वथनांक हैं वो एल्कोहलों से भी अधिक होते हैं। नेक्स्ट, जो क्वथनांक हैं वो अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं, लेकिन शाखन बढ़ने के साथ साथ घटते हैं, यानी शाखन के युद्ध क्रमानुपाती होते हैं। जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है वान डेर वाल्स बंधों की संख्या बढ़ती है, परिणाम स्वरूप क्वथनांक बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे शाखन बढ़ता है अणु की आकृति गोलाकार होने लगती है, परिणाम स्वरूप क्वथनांक घटते हैं, क्योंकि अणु की आकृति गोलाकार होने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाता है। नंबर 3 हम ले रहे हैं विलेयता। थोड़ा सा बोर्ड को इरेज कर लेते हैं जितना अपने काम में आएगा। निम्नतर कार्बोक्सिलिक एसिड जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण जल में विलय होते हैं। तो कार्बन नंबर 4 तक के यौगिक हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता के कारण या बनाने के कारण जल में विलय होते हैं। अब जल में विलेयता का कारण क्या है, क्योंकि ये जल के साथ क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बंध। कैसे बनेगा, तो सपोज करो ये एक वाटर मॉलिक्यूल है और इसके पास हम ले आते हैं कोई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का यौगिक है RCOOH। ऐसे ही इसके पास ले आते हैं OH, C डबल बॉन्ड O R, ये दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे इसके पास ले आते हैं ऑक्सीजन R। तो यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बंध बन जाएगा, या इनके बीच में बन जाएगा, या इनके बीच में बन जाएगा। अधिक विद्युत ऋणी और कम विद्युत ऋणी के बीच में हाइड्रोजन बंध बन जाएगा, और इसी कारण जो निम्नतर सदस्य हैं वो जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। लेकिन जो उच्चतर सदस्य हैं, कार्बन नंबर 4 से अधिक वाले, ये एप्रोटिक विलायक बेंजीन और ईथर में विलय होते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा एल्किल समूह का आकार बढ़ेगा, और ये एल्किल समूह जो है ये जल प्रतिकर्षी होता है, ये जल के अणुओं को पास में नहीं जाने देगा, तो जल में विलेयता घट जाएगी और उच्चतर सदस्य जल में विलय ना होकर बेंजीन और ईथर में विलय होते हैं। तो यहाँ पर अपने इस वीडियो में हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियां और भौतिक गुण को कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम इसके रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।